20वीं सदी में ब्रिटिश अपने लगभग 200 साल पुराने भारत पर शासन को उदार साम्राज्यवाद कहकर सही ठहराने की कोशिश कर रहे थे। वे दावा करते थे कि उन्होंने भारत को सभ्य और संस्कारित बनाया है तथा भारत पर बहुत बड़ा उपकार किया है। लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि भारत की यह भूमि हजारों वर्ष पहले ही अपने स्वर्णिम युग को जी चुकी थी। उनका यह घमंड तब टूट गया जब 1921 में भारत में दुनिया की सबसे प्राचीन सभ्यताओं में से एक सिंधु घाटी सभ्यता की खोज हुई। लगभग 100 वर्ष पहले सिंधु घाटी सभ्यता के दो प्रमुख नगर हड़प्पा और मोहनजोदड़ो खोजे गए। इस खोज ने साबित कर दिया कि लगभग 5000 वर्ष पहले भारत में एक विकसित और संगठित सभ्यता मौजूद थी। ये नगर किसी साधारण बस्ती की तरह नहीं थे। यहाँ सुव्यवस्थित सड़कें, विशाल इमारतें और अद्भुत जल निकासी व्यवस्था मौजूद थी। समय समय पर हुई खुदाइयों में मिट्टी के बर्तन, बहुमूल्य आभूषण, कंकाल और अनेक मूर्तियां मिली जो उस समय की संस्कृति और जीवन शैली की कहानी बताती हैं। जैसे जैसे खुदाई आगे बढ़ी, इस सभ्यता की कृषि, व्यापार, तकनीक और वास्तुकला से जुड़ी नई नई जानकारियां सामने आती गईं, जिन्होंने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। इसकी जल प्रबंधन और जल निकासी व्यवस्था इतनी उत्कृष्ट थी कि आज भी दुनिया के कई शहरों में ऐसी सुविधाएं देखने को नहीं मिलती। दशकों की खुदाई के बाद उस समय की लिपि भी प्राप्त हुई। लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि जहां मेसोपोटामिया और मिस्र जैसी प्राचीन सभ्यताओं की लिपियां पढ़ ली गईं, वहीं सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि अब तक नहीं पढ़ी जा सकी। इस महान सिंधु घाटी सभ्यता में ऐसा क्या खास था जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया? दलदली जमीन में छिपे इन नगरों की खोज आखिर कैसे हुई? 100 वर्षों से अधिक शोध के बाद भी इस सभ्यता की भाषा क्यों नहीं समझी जा सकी? और ऐसा क्या हुआ जिसने इस महान सभ्यता का अंत कर दिया, जिससे आज इसकी कहानी केवल खंडहरों तक सीमित रह गई? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए हमें लगभग 2 सदियों पीछे जाना होगा। एक बार सिख एम्पायर के रूलर महाराजा रणजीत सिंह से मिलने लाहौर जा रहे थे। लाहौर जाने के लिए वो पंजाब प्रोविंस में पहुंचे ही थे कि वहां उन्हें एक जगह बहुत सारे खंडर और उनमें मौजूद तरह तरह के रिमेनिंग्स दिखाई दिए जो काफी प्राचीन होने का प्रमाण दे रहे थे। वो इस बात से बेखबर थे कि उन्होंने अनजाने में दुनिया की हजारों साल पुरानी सभ्यता का एक प्राचीन शहर खोज निकाला है। लेकिन हिस्ट्री के प्रति उनका पैशन इतना स्ट्रॉन्ग था कि उन्होंने जो कुछ भी देखा उसे डॉक्यूमेंट करना शुरू कर दिया और बाद में इस जानकारी को अपनी एक किताब में अराइवल एट हड़प्पा नाम का टाइटल देकर पब्लिश किया। इसके बाद 1831 में ब्रिटिश ट्रैवलर सर अलेक्जेंडर बर्न्स और 1853 में ब्रिटिश मिलिट्री ऑफिसर एंड आर्कियोलॉजी के शौकीन सर अलेक्जेंडर कनिंघम ने हड़प्पा का दौरा किया। अलेक्जेंडर कनिंघम इस जगह से इतने आकर्षित हुए कि उन्होंने 1856 में फिर से यहाँ का दौरा किया और यहाँ उन्हें कनिंघम को यहाँ की हर चीज एक मिस्ट्री की तरह नजर आ रही थी जिसे वो सुलझाना चाहते थे। इसलिए 1861 में जब वो मेजर जनरल के पद से रिटायर हुए तो उन्होंने आर्कियोलॉजी की स्टडी और कंजर्वेशन के लिए एक डेडिकेटेड ऑर्गेनाइजेशन को बनाने पर फोकस किया। उनकी ही पहल पर 1861 में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी ASI की स्थापना हुई और उनको ASI का पहला डायरेक्टर जनरल नियुक्त किया गया। अलेक्जेंडर कनिंघम पहले व्यक्ति थे जिनकी वजह से ये जगह ASI के संरक्षण में आ गई थी। उन्होंने 1872 और 1873 के अराउंड यहाँ कुछ स्मॉल ट्रायल एक्सकेवेशन भी किए थे जिसमें मिली चीजों और जानकारियों को लेकर उन्होंने ASI की पहली रिपोर्ट पब्लिश की जिसमें वहाँ एक सील मिलने की बात की गई थी। एक काले रंग की सील पर बिना कुबड़ वाला एक बैल उकेरा हुआ था जिसकी गर्दन के नीचे 2 तारे बने हुए थे और बैल के ऊपर 6 कैरेक्टर्स का एक इंस्क्रिप्शन भी लिखा हुआ था। इसके बाद हड़प्पा की खोज में सबसे अहम काम 1902 में सर जॉन मार्शल के ASI का डायरेक्टर बनने के बाद हुआ। जॉन मार्शल ने हड़प्पा में बड़े लेवल पर खुदाई का काम शुरू करवाने का फैसला किया और उन्होंने इसकी जिम्मेदारी इंडियन आर्कियोलॉजिस्ट दयाराम साहनी को सौंपी। 1920 में दयाराम साहनी के अंडर ऑब्जर्वेशन में इस जगह का एक्सकेवेशंस का काम शुरू किया गया। 1 साल बाद दयाराम साहनी को पंजाब प्रोविंस के मॉन्टगोमेरी डिस्ट्रिक्ट में रावी नदी के तट के आसपास भारी मात्रा में पुराने अवशेष मिलने शुरू हो गए। उस वक्त तक कार्बन डेटिंग की टेक्नोलॉजी आ चुकी थी जिससे जांच में इन अवशेषों की उम्र कई हजार साल पहले की मानी गई। इस तरह पहली बार यहाँ एक शहर खोजे जाने की पुष्टि हुई जिससे विश्व भर में भारत में खोजी जाने वाली इस सभ्यता के बारे में बात होने लगी। क्योंकि
क्योंकि यहाँ के लोकल लोग इसे हड़प्पा के नाम से जानते थे, इसलिए इस शहर का नाम हड़प्पा रख दिया गया। आर्कियोलॉजिस्ट महान सभ्यता का अंत कैसे हुआ? आर्कियोलॉजिकल रिकॉर्ड्स के हिसाब से 1900 BCE और 1300 BCE के बीच इस सिविलाइजेशन में रैपिड डिक्लाइन हुआ। इसी को लेट हड़प्पन फेज कहा जाता है। माना जाता है कि यूं तो पहले भी कई बार इस सिविलाइजेशन के कई शहर बाढ़ वगैरह से नष्ट हो गए थे, लेकिन उन्हें हर बार फिर से उन्हीं सेम ग्रिड पैटर्न्स का इस्तेमाल करके बना लिया गया था। मोहनजोदारो को कम से कम 9 बार बनाया गया था, लेकिन जैसे जैसे समय बीता हालात यहाँ बदतर होते गए। यहाँ सिटीज की प्लानिंग बंद हो गई, रोड्स पर और ड्रेनेज सिस्टम्स को मेंटेन नहीं किया गया। द ग्रेट बाथ वेस्ट से भर गया और मेसोपोटामिया के साथ ट्रेड लिंक्स खत्म हो गए। 1700 BCE तक ज्यादातर सिटीज खाली हो चुकी थी। ना तो लोग सेम राइटिंग सिस्टम का इस्तेमाल कर रहे थे और ना ही स्टैंडर्डाइज वेट्स और बिल्डिंग रेशियोज का यूज किया जा रहा था। लेट हड़प्पन फेज करीब 1300 BCE तक कंटिन्यू रहा और इसके बाद के सालों में ये सिविलाइजेशन हमेशा के लिए एक गुजरा हुआ वक्त बन गया। जिस तरह इंडस स्क्रिप्ट को लेकर कोई एकमत नहीं है, उसी तरह इंडस वैली सिविलाइजेशन के डिक्लाइन का विषय भी काफी डिबेटेबल है। इसके डिक्लाइन के पीछे कई तरह के कारण बताए जाते हैं। एक थ्योरी के अनुसार इंडस वैली के एनवायरनमेंट में लगातार चेंजेस आए, जिससे इस क्षेत्र में मॉनसून की कमी आ गई, जिससे यहाँ अक्सर सूखा पड़ने लगा और खेती करना मुश्किल हो गया। सालों तक बारिश न होने की वजह से यहाँ बहने वाली नदियों का पानी सूख गया, जिनके सहारे सिविलाइजेशन के लोग खेती करते थे। नदियों के सूख जाने से उनके ट्रेड पर भी काफी बुरा इम्पैक्ट पड़ा और उनका बिजनेस ठप पड़ने लगा। एक ही साथ फसलों के चौपट होने और व्यापार बंद होने से उनकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज अचानक से रुक गई। माना जाता है कि ऐसा लगातार कई साल और दशक तक चलते रहने से यहाँ के काफी लोग भूख के कारण तड़प कर मर गए होंगे और काफी लोग गंगा नदी के मैदानों की तरफ माइग्रेट कर गए होंगे। कई रिसर्चर्स ने इंडस वैली के डिस्ट्रक्शन के लिए यहाँ नेचुरल डिजास्टर्स की थ्योरी दी। उनके हिसाब से यहाँ लार्ज स्केल पर अर्थक्वेक या फ्लड आए होंगे, जिस वजह से पूरी सिविलाइजेशन बर्बाद हो गई होगी। एक थ्योरी के हिसाब से यहाँ कोई महामारी हुई होगी, जिसे कंट्रोल न कर पाने की वजह से इस सभ्यता का अंत हुआ होगा। समय के साथ ये सेटलमेंट्स जमीन में दबते चले गए और उनके ऊपर नए शहर और नई सभ्यताएं जन्म लेने लगी। इसके अलावा ये भी माना जाता है कि इंडस वैली के वेस्ट में स्थित पहाड़ियों से आर्यंस ने यहाँ की टेरिटरी पर आक्रमण किया होगा। क्योंकि यहाँ के लोग शांति प्रिय थे, इसलिए वो आर्यंस का मुकाबला नहीं कर पाए होंगे और आर्यंस ने आसानी से उनकी आबादी को मार गिराया होगा। इस इन्वेजन के चलते जहाँ काफी लोग मारे गए होंगे, तो वही काफी लोग डर की वजह से यहाँ से भाग गए होंगे। लेकिन ये सब महज थ्योरीज है। सच्चाई क्या है आज तक किसी को नहीं पता। इंडस वैली सिविलाइजेशन की खोज को 100 साल से भी ज्यादा हो गए हैं, लेकिन अब भी दुनिया इस सभ्यता की ऐसी ही बहुत सी बातों से अनजान है। सोचने वाली बात यह है कि अभी तक जो कुछ इस सिविलाइजेशन के बारे में पता चला है, जब उसने दुनिया को इतना हैरान कर दिया, तो वही जब इसकी स्क्रिप्ट और बाकी चीजों को सुलझा लिया जाएगा, तब ना जाने इस ग्रेट सिविलाइजेशन के कौन कौन से रहस्य पता चलेंगे। देखने वाली बात होगी कि आज इतनी एडवांस एक्सकेवेशन टेक्नोलॉजी होने के बाद आखिर कब तक इस सिविलाइजेशन की बाकी गुत्थियों को सुलझाया जा सकेगा।